नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी चौतरफा फंस गई है, देश में भी और देश के बाहर भी। हालांकि कई बार यह भ्रम क्रिएट होता है कि बीजेपी जानबूझ करके ये खेल खेल रही है ताकि उसके खिलाफ जनमानस तैयार न हो सके। आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव में जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उससे बीजेपी के भीतर ये चिंतन शुरू हो गया कि वापस सत्ता कैसे पाया जाए। और उसी के तहत ये सारी रणनीति है कि एसआईआर वाली भी बात है, जो चुनाव आयोग का खेल चल रहा है। उसके अलावा हिंदुओं के बीच जो चल रहा है, इलाहाबाद में जो चल रहा है, प्रयागराज में जो आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच, वो भी उसी का खेल बताया जा रहा है। हर गुट में हर तरफ बंटवारा कर दो, बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, कहा जा रहा वही बीजेपी कर रही है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला बढ़ाया जा रहा है ताकि धर्म पे जो विरोध के स्वर है उसको खत्म कर दिया जाए और वो जो है सारी सत्ता जो है वो बीजेपी के और संघ के हाथ में आ जाए। इसके लिए ढेर सारे बाबा लगा दिए गए, पूरा मीडिया लगा हुआ है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से ठंडा कर दिया जाए। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, उस पर भी कई लोगों का मानना है कि वो भी वही कर रहे हैं जो संघ चाहता है। जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि गौ जो है, गौ हत्या को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जो गाय काटने वाले लोग हैं, जो गाय को काटते हैं, शंकराचार्य का अगर वश चले तो हम जा करके उसको काट दें। हम नहीं काट पा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। ये भाषा शंकराचार्य की नहीं होनी चाहिए थी, धर्मगुरु की भाषा नहीं होती। गौ हत्या जो इसमें अगर है, तो उस गौ हत्या की जब बात करते हैं तो सीधा मुसलमानों को आप विलन देखते हैं। मुसलमान सब कर रहे हैं, लेकिन गौ हत्या मतलब क्या? सिर्फ जो है गाय को काटना भर है? जिस तरह से गौशालों का धंधा चला हुआ, गौशाला में जिस तरह से गाय को पालने के नाम पर जो धंधा चल रहा है, मंदिरों के बाहर गाय को जो है रखा जाता है कि वो आएंगे भक्तजन और 5 रुपए के घास लेकर के खिलाएंगे, वो जो खेल चल रहा है। और जो गायों के संवर्धन के लिए सरकार क्या काम कर रही है? 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हिंदू वाली सरकार है, आदित्यनाथ जी की सरकार है, ढेर सारे बाबा हैं, शंकराचार्य हैं। गायों को बचाने के लिए, गायों के संवर्धन के लिए, गायों के पालन पोषण के लिए क्या व्यवस्था की? केवल गप। तो ये जो शंकराचार्य वाला खेल चल रहा है, वो भी ब्राह्मण और राजपूत का खेल चल रहा है, ये कहा जा रहा है। संघ दोनों तरफ अपने अपने लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जो है एक और खेल खेला गया, वो खेल है जो यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया। उसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो सवर्णों के खिलाफ जाता है। अभी भी एक तो ये जान लीजिए कि सवर्ण जो है संख्या में हर जगह सबसे ज्यादा है। शिक्षण संस्थानों में भी 99% जगहों पे जो है सवर्ण उच्च पदों पर बैठे हैं। और ये जो लाया गया है, इसमें ये पहले से था कानून, इसमें सिर्फ ऐड किया गया है पिछड़ों। और कमेटी जो बनाने की बात की गई है, कमेटी में ओबीसी, कमेटी में एसटी एससी के 3 लोग होंगे, बाकी दिव्यांग होंगे, महिला होंगी और संस्थान के चीफ होंगे। अब बताइए कि महिला वो सवर्ण भी हो सकती है, महिला किसी भी समुदाय की हो सकती है। जो दिव्यांग है वो भी किसी भी समुदाय का हो सकता है। उसमें नहीं है कि वो दलित ही होगा, नहीं है कि पिछड़ा ही होगा, किसी भी समाज का हो सकता है। फिर जो हेड हैं उस कॉलेज के या उस संस्थान के, वो कौन है? हर जगह लगभग वही है। तो ये जो शोर मचा रहे हैं कि ये सवर्णों के साथ बहुत बुरा होगा, और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नई नौटंकी चालू हो गई, इस्तीफा देने की नौटंकी शुरू हो गई।
लोग इस्तीफा दे रहे हैं। एक इस्तीफा दिया, आपको पता ही है कि वहां के जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों की जिस तरह से पिटाई हुई उससे हम आहत हैं, और जो लाया गया है यूजीसी वो खिलाफ है, हमारे समाज के, देश के खिलाफ। अब खबर आ रही है कि अयोध्या के जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर है प्रशांत कुमार सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी के खिलाफ जिस तरह से बातें की जा रही है, हम बड़े आहत हैं, रो रहे हैं, वीडियो वायरल है। और मोदी जी के खिलाफ कहा जा रहा है, योगी जी के खिलाफ बोला जा रहा है, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जिस तरह से टिप्पणी की है उसको लेकर के आहत हो गए। तो कोई जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य का शिखा पकड़ करके घसीटा गया, उसको लेकर के आहत है। कुछ लोग आहत हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद योगी और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसको लेकर के आहत है। हर कुछ लोग इसलिए आहत हैं कि यूजीसी में जो है वो नया एक्ट आ गया है, कुछ हालांकि नया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे किया गया है, उसमें कई लेयर होंगे, और तनिक नहीं कहीं है कि जो है कोई भेदभाव सवर्णों के साथ होगा, क्योंकि उसमें जो कमिटी जो शिकायत की बात है उसमें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस के लोग भी, दिव्यांगन भी इसमें शामिल है। उसके लिए ईडब्ल्यूएस के लोग भी न्याय मांगने जा सकते हैं, वो भी अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कमिटी के सामने, इक्वलिटी कमिटी के सामने। अब बताइए कि जो ईडब्ल्यूएस के लोग भी अगर उसमें शामिल हैं शिकायत दर्ज कराने में, 10% ईडब्ल्यूएस, देश की आबादी कितनी है सवर्णों की, और उसमें से 10% आप जो है आप उसमें से। बिहार में जो जनगणना हो इसमें कितना आया, मुस्लिम को अगर हटा दीजिए तो 10%, तो बाकी कौन सा प्रदेश है जहां 50% सवर्ण है? नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में जो है, या कहिए साउथ के स्टेट में जो है सवर्ण अल्पमत में बहुत न्यूनतम संख्या है, कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 6% है, लेकिन पूरे देश में ईडब्ल्यूएस 10% का लागू हो जाता है। बावजूद इसके यही लोग शोर मचा रहे हैं कि सवर्णों के साथ जो है भेदभाव किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल होगा। अरे कैसे होगा भाई, कई लेयर है। कोई अगर मान लिया कि कोई शर्मा जी के खिलाफ कोई आदमी जो है, कोई राम या कोई पटेल जो है आरोप लगाता है कि इसने मुझे प्रताड़ित किया है, तो आरोप लगाने से थोड़े हो जाता है। आरोप लगाएगा, वो कमिटी में जाएगा, कमिटी के जैसा मैंने बताया कि उसमें ओबीसी के लोग भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें दलित भी होंगे, वो आदिवासी भी होंगे, दिव्यांगजन भी होंगे, महिला भी होंगे, और उस कॉलेज के हेड भी होंगे। अब ये समझाइए कि इतने लोग होंगे, एक कमिटी के सामने जो है वो पेश किया जाएगा, बातें होंगी, फिर कमिटी एक रिपोर्ट देगी अपने हायर अथॉरिटी को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी तक जाएगा। कॉलेज के हेड या यूनिवर्सिटी कौन है? सारे सवर्ण हैं लगभग। अब उसके बाद देखिए कि उसके जाने के बाद उनको अगर लगेगा कि हाँ इसमें मैटर है और पुलिस को कहा जाना चाहिए, तो पुलिस के पास कहा जाएगा। फिर जो है उस व्यक्ति के पास जिस पे आरोप लगता है, उस व्यक्ति के लिए है कि 30 दिन के भीतर जो है आप अपील दायर कर सकते हैं। जब अपील दायर किया जाएगा लोकपाल, तो लोकपाल एक जो है न्याय मित्र नियुक्त करेगा, न्याय मित्र फिर उस केस को देखेगा, फिर जा करके कोई डिसीजन हो पाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं, और पक्षपात की बात कहां से आती है? भाई आप भी तो संख्या में वही हो, लेकिन शोर मचाना है। और इस शोर का देखिए असर हो रहा है कि जानते हैं जो सवर्णवादी लोग हैं, जानते हैं कि पूरे सिस्टम में हमारे लोग बैठे हुए हैं, और किसी ओबीसी, किसी दलित, किसी भी आदिवासी नेता की ऐसी हैसियत नहीं है कि हमारे खिलाफ खड़ा हो सके। नतीजा देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग भी जो है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है जहां पे कांग्रेस के जो छात्र दल हैं और जो
NSUI के लोग हैं और जो युवा दल है और उसके अलावा जो ABVP है, सब एक साथ जो है इसका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं। हर पार्टी के भीतर सवर्णों का दबदबा है। जब पूछा गया नित्यानंद राय से, नित्यानंद राय बैकवर्ड क्लास में आते हैं, नित्यानंद राय से पूछा गया, पटना में पत्रकारों ने पूछा कि इस पर क्या बोलते हैं, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा हर हर महादेव, वो देवी देवता के का जयकारा लगाने लगे। मैं एक देख रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जो HRD मिनिस्टर हैं, उनका बयान, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी के साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। ऐसा बता रहे हैं जिससे लगता है कि कोई ऐसा कानून लेकर के आ गए हैं जिससे वाकई सवर्णों का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सारे कानून है इस देश में। आप देख लीजिए जेलों में कौन सबसे ज्यादा बंद है, किनके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमा है? दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं और मुसलमान है। किसी जेल में चले जाइए। अदालतों में जजेस कौन है? ज्यादातर सवर्ण है। पुलिस प्रशासन में सबसे ज्यादा कौन है? सवर्ण है। सरकार में चलती किसकी है? सवर्णों की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। समाज में किसकी ज्यादा चलती है? किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है? कौन सबसे ज्यादा नौकरियों में है? कौन सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है? तमाम जगह सवर्ण है। फिर भी सवर्णों को डर है कि ये जो पिछड़े हैं, ये जो दलित हैं, ये जो आदिवासी है, हमको परेशान करेंगे। अब बताइए कि SC ST कानून लंबे समय से है, कितने सवर्ण उसमें दबे बंद हुए? जब ST ST कानून है तब लगातार आप वीडियो देखते होंगे कि जहां कहीं दलितों को पीटा जा रहा है, उस पर पेशाब किया जा रहा है, उससे जूते चटवाए जा रहे हैं, उनकी बेटियों को उठा के लेके जाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। जब ये कानून है तब SC ST कानून है, फिर भी यही हंगामा मचा रहे हैं। हंगामा इसलिए मचा रहे हैं कि उनको पता है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की होगा वही जो सवर्ण चाहेंगे। और ये जो दलित हैं, जो बैकवर्ड क्लास हैं और जो आदिवासी हैं, इनको झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। और ये जो कानून है बेसिकली झुंझुना, इससे होना कुछ नहीं। EWS आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से वो पास कराया गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया और तुरंत फैसला आ गया कि नहीं लागू कर दिया जाए, अब पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया गया। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के देखिए कितना हंगामा हुआ, कब से चला आ रहा है। काका कालेरकर कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन बना, फिर रिपोर्ट आई, आंशिक तौर पर रिलीज किया गया, 27% का आरक्षण दिया गया, उसमें कितना हंगामा हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर लेटरल एंट्री हो गई, फिर NFS आ गया। बीजेपी सरकार अगर अब कोशिश कर रही है कि वो जो है ये जो सामाजिक न्याय वाला जो चैप्टर है उस पर भी हम कब्जा कर लें। हिंदू वाले पे कब्जा कर दिया है, अब सामाजिक न्याय पे कब्जा करना चाहती है, यानी मंडल और कमंडल, एक हाथ में मंडल दूसरे हाथ में कमंडल, ये RSS बीजेपी का खेल है। और इस खेल को ब्राह्मण समाज या कहिए सवर्ण समाज खूब बढ़िया समझ रहा है। उसको पता है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, उनको राष्ट्रपति बना दो और फिर खेल करो, कहीं पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना दो और फिर उनसे वही काम करवाओ। और इसमें बीजेपी को लग रहा है कि हम चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का, ये जो कहावत है, बीजेपी उसी तौर पे देख रही है। और बीजेपी इस बात से खुश है कि कांग्रेस के भीतर या दूसरी पार्टियों के भीतर भी जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वो सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं है, सामाजिक न्याय के साथ खड़े नहीं। इसलिए राहुल गांधी जब बोलते हैं कि सामाजिक न्याय करेंगे, इसीलिए पिछड़ों को यकीन नहीं होता है। अब राहुल गांधी इस पर कैसे निपटते हैं ये भी देखने वाली बात है। ये भी देखने वाली बात है कि ये जो तमाशा खड़ा किया जा रहा है सवर्ण और अवर्ण का, बीजेपी इससे क्या निकालना चाह रही है। और ये भी समझ में आना है कि बीजेपी जो खेल कर रही है उसको पता चल गया है कि अब सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है। इसलिए नरेंद्र मोदी देखिए एकदम चुप है, कोई कमेंट नहीं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी सुभाषितानी के श्लोक पढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि आज एक श्लोक जो है उन्होंने
डाला हुआ है अपने ट्विटर हैंडल पे। और उस श्लोक का क्या अर्थ है मैं आपको बताऊं, अगर उस श्लोक का अर्थ है जो उन्होंने पढ़ा है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधीर्ण च धर्मो दया पर। शांति के समान कोई तप नहीं और न ही संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं और न ही दया से श्रेष्ठ कोई धर्म। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी अचानक जो है संतोष, तृष्णा, धर्म धर्म पे आ गए। और ये सारा कहा जा रहा है कि ये जो संघ और बीजेपी के भीतर जो सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए झगड़ा चल रहा है, उसका नतीजा है कि चाहे शंकराचार्य और शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद या आदित्यनाथ के बीच का झगड़े की बात हो, चाहे ये यूजीसी एक्ट लाने की बात हो। एक और इसमें महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी देखिए, खूब चर्चा की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील किया है वो कमाल डील हो गया है, और अमेरिका के साथ जो बजट घाटा है, जो जो व्यापार हमारा कमजोर पड़ रहा है अमेरिका की टैरिफ की वजह से, वो हम इधर से कवर करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत देखिए क्या है, ढोल तो बजाया जा रहा है कि हमको बहुत लाभ होगा, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद, अभी लागू नहीं होगा, 2027 में होगा। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटा करके 10% कर दिया जाएगा। क्या इसमें भारत का लाभ है? इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। बताइए, क्या इसमें भारत का लाभ है? और बताया क्या जा रहा है कि भारत को इससे बहुत फायदा होगा। कहाँ फायदा होगा? किस जगह पे फायदा होगा? हमने पिछले दिन एक कार्यक्रम किया था, शायद कल और परसों, और हमने उसमें बताया था कि किस तरीके से जो सहूलियत थी जिसमें टैक्स कम लग रहा था, उसके जगह ये जो लाया गया है उसमें उसमें लग रहा था 7.5% के आसपास टैक्स टैरिफ अमेरिका ये यूरोपियन कंट्रीज में, यहाँ 10% लगे, तो 2.5% की जो है वृद्धि हो गई है उस तरीके से। फिर कहा जा रहा है कि फलाना फलाना चीजों में जो है बहुत कम लगेगा, कुछ फ्री हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अब ये भी समझने वाली बात है कि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का कितने का व्यापार है। यहाँ जी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ रखा है, और आपको मैं आपके सामने तस्वीर रखूं कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि इस ट्रेड से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठाएंगे। और इस समय भारत में 6,000 से ज्यादा यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं, और यूरोप से भारत में 120 अरब यूरो से ज्यादा का निवेश आ चुका है। कितने समय में आया है वो नहीं पता, आ चुका है, अभी अभी डील के बाद नहीं आना है। वहीं करीब 1500 भारतीय कंपनियां भी यूरोपियन यूनियन के देशों में कारोबार कर रही हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना में कहाँ है, उसका डेटा मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी अभी मुक्तेश्वरानंद वाला प्रसंग है, चाहे ट्रंप वाला प्रसंग है, सब जगह चुप, अडानी वाला प्रसंग है, सब जगह चुप्पी साथ। अमेरिका ने इस डील के खिलाफ कहा है, और कहा है कि ये जो कर रहे हैं इससे दोनों को नुकसान होगा। इसके अलावा जो है अडानी साहब का मैटर चल रहा था, पिछले दिनों आपको खबर मिली ही होगी। हमने तो उस पर कुछ खास अलग से प्रोग्राम नहीं किया था, लेकिन कई सारे लोगों ने प्रोग्राम किया, पब्लिक इंडिया पे भी कई प्रोग्राम थे। अडानी जी जो है दौड़े गए अमेरिका, उनके वकील, और उनके वकीलों ने वहां अपनी बात रखी और अदालत से कहा है, अमेरिकी कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में दाखिल एक अपडेट में अदानी पक्ष के वकीलों
ने बताया कि दोनों पक्षों अडानी और एसईसी के बीच एक स्टिपुलेशन यानी सहमति पत्र पर चर्चा चल रही है, डील चल रहा है, समझिए। इसमें एसईसी की ओर से एक ईमेल के माध्यम से समन की मांग पर सहमति बनाई जा रही है। वो कहा था एसईसी, आपको याद कीजिए कि हम जो है वैकल्पिक व्यवस्था हमको करनी है, वैकल्पिक रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि भारत सरकार समन नहीं सर्व कर पा रही है अडानी जी को। और उसके बाद ये हुआ है कि अब 30 जनवरी तक की डेट उनको मिल गई है, 30 जनवरी को उनको फाइल सबमिट करनी है। तो अडानी वाला प्रकरण भी अलग है। कुल मिलाकर के स्थिति है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और संघ हर तरफ केंद्र में यही है। देश के आम सवाल, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब खत्म। किसी पे बात मत कीजिए, बात कीजिए ब्राह्मण पे, बात कीजिए शंकराचार्य पे, बात कीजिए हिंदू मुसलमान पर, बात कीजिए अडानी पर, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो मूल सवाल है उस पर बात मत कीजिए। लगातार निजीकरण हो रहा है, लगातार जो है आम आदमी के बीच संकट बढ़ता जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों कई बार एक पिच पर चलते दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।